So let's begin. Hello friends, in this session we are going to discuss the classification of financial assets and financial liabilities. So let's begin. So friends, इससे पहले हमने और भी वीडियोस अपलोड की थी ऑन दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिक्स, उसमें हमने डेफिनेशंस कवर करी थी. डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते थे, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. तो इन तीनों की डेफिनेशंस, इन तीनों के एग्जांपल्स हमने डिटेल्ड में समझे थे इस वीडियो में, विच इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिक्स. तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये सेशन और अच्छे से समझ में आएगा. अगर नहीं देखी है तो आई विल रेकमेंड अगर आप वो पहले वीडियो देख लें. एक और वीडियो हमने अपलोड करी थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लायबिलिटी वर्सेस इक्विटी, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन में जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो लायबिलिटी है या फिर इक्विटी है. अगर आपने ये दोनों वीडियोस पहले देखी हुई हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज काफ़ी बार इस सेशन में डिस्कस करेंगे. अगर आपको वो वीडियोस एक्सेस करनी है तो आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और इस वीडियोस के लिंक्स हमने कमेंट सेक्शन में भी डाल रखे हैं. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज ए सेड दो तरीके के हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. एक है फाइनेंशियल एसेट्स और एक है फाइनेंशियल लायबिलिटीज. फाइनेंशियल एसेट्स तीन तरह से क्लासिफाई होता है. फर्स्ट इज amortized cost, second is fair value through other comprehensive income, FVTOCI. FV is fair value, T is through, and OCI is other comprehensive income. And third category is fair value through PNL. FV is fair value, T is through, and PL is profit and loss. तो फाइनेंशियल एसेट्स तीन तरीके से क्लासिफाई होता है, थ्री टाइप्स में क्लासिफाई होता है. एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. ऐसे ही फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, वो दो तरीके से क्लासिफाई होती है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. तो आइए नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में समझते हैं एक एक करके कि फाइनेंशियल एसेट्स में एमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या होता है, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का क्या मतलब होता है. और उससे आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम फाइनेंशियल लायबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे. सो गाइस, फाइनेंशियल एसेट जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, थ्री टाइप्स क्लासिफिकेशन है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. अब ये क्लासिफाई एमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगा, ओसीआई में होगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, या फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होगा, वो पता कैसे लगेगा हमारे को. तो इसके लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं कंसिडर करने के लिए, जो आप ऊपर टॉप में देख रहे हैं. एक की बिजनेस मॉडल क्या है, और दूसरा एसपीपीआई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज क्या है. एसपीपीआई और बिजनेस मॉडल को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे, बट इस स्लाइड के पर्पस के लिए अभी आप सिर्फ यही याद रखिए कि दो फैक्टर्स हैं कंसिडर करने के लिए. वन इज बिजनेस मॉडल एंड सेकेंड इज एसपीपीआई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, कैश फ्लोज. तो एमोर्टाइज्ड कॉस्ट कब होगा, जब बिजनेस मॉडल होगा होल्ड टू कलेक्ट. होल्ड टू कलेक्ट मतलब कि मैंने एक एसेट को होल्ड किया हुआ है इन ऑर्डर टू कलेक्ट कैश फ्लोज. ओसीआई में क्या होगा, बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, कि मैंने होल्ड तो किया है लेकिन बेचने के लिए. तो मैं पहले दिन पे ही श्योर हूं कि मैंने इसको हेल्ड किया है टू सेल. यहां पर क्या है कि मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है टू कलेक्ट दी कैश फ्लोज. थर्ड, इसमें क्या होता है कि एसपीपीआई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज टेस्ट है, वो दोनों में रहेगा, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट में भी और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी. फिर से एक बार ही समझते हैं. एमोर्टाइज्ड कॉस्ट कब होगा, जब पहला मेरा बिजनेस मॉडल होगा होल्ड टू कलेक्ट, और साथ में एसपीपीआई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट मेरा पास हो जाएगा. ओसीआई कब होगा, जब बिजनेस मॉडल होगा होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल,
और सेकंड एसपीपीआई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट मेरा पास हो जाएगा। पीएनएल में कब होगा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, अगर वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या फिर इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है, दीज आर रेसिडुअल कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज है या नहीं। एसपीपीआई मतलब सोनली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये है। प्लस अगर मेरा बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट हो जाएगा। अगर एसपीपीआई कॉन्ट्रैक्चुअल टेस्ट पास होता है और बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल तो फिर वो मेरा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो जाएगा। इफ एनी एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और एनी रेसिडुअल एसेट देन इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अकाउंट। तो आइए एक बार ही समझते हैं कि फाइनेंशियल एसेट जो है अमोर्टाइज कॉस्ट जो है फर्स्ट है टाइप, वो क्या होता है, कि अमोर्टाइज कॉस्ट होता क्या है। तो जैसे कि हमने बात करा था, दो फैक्टर्स को कंसिडर करना है। ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड टू कलेक्ट बिजनेस मॉडल होगा और एसपीपीआई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मेरे मीट होंगे। एसपीपीआई की हमने बात करी थी सोनली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फाइनेंशियल एसेट्स क्लासिफाइज एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये सब्सिक्वेंटली मेजर्ड है। इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी, फेयर वैल्यू पे, जो कि मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा माइनस ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस। जिस दिन पे मैंने एक्वायर किया है, जो एक्वायर करने के टाइम पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वही मेरी फेयर वैल्यू होगी, वही मेरे इनिशियल पे फेयर वैल्यू होगी। लेकिन सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या होगा, वो अमोर्टाइज कॉस्ट पर होगा या फिर ओसीआई में होगा या फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में होगा। अमोर्टाइज कॉस्ट में होल्ड टू कलेक्ट मॉडल होगा और देयर विल बी एसपीपीआई यानी कि सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और इसके अलावा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा मेरे पास और कोई कैश फ्लोज नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके फाइनेंशियल एसेट्स एट अमोर्टाइज कॉस्ट में, जैसे कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स है, जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग है वो तो फिर मेरा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब मैंने कुछ अमाउंट किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, लेट्स से मैंने आज की डेट में 1000 रुपीज गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, तो मेरी आज की तो वैल्यू 1000 रुपीज है। लेकिन कल को लेट्स से वो 5 साल का बॉन्ड है या फिर मैं कहूँ 10 साल का बॉन्ड है या 15 साल का है, तो उन 15 सालों में मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा और 15 साल के बाद मेरे को प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो ये क्या हो गया, सोनली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मिल रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है, एसपीपीआई। तो इस केस में मेरे को एसपीपीआई टेस्ट पास हो गया। अब हमने क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट करी है नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि हमने उसको रखा ही है कि हम पहले दिन पे ही पता है कि मुझे 15 साल रखना ही है। तो वो क्या हो गया, बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट। तो होल्ड टू कलेक्ट प्लस एसपीपीआई, इसीलिए मेरा है अमोर्टाइज कॉस्ट पे। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट्स, लोन रिसीवेबल्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पर नहीं होते हैं, ये थंब रूल है, इसको याद रखिएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एंटिटी ए परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर 1000 पे उसने वो परचेज किया। द इंस्ट्रूमेंट पेज इंटरेस्ट ऑफ 50 एनुअली, हर साल 50 मिलेगा, एंड इट इज फॉर 15 years टू मेच्योरिटी, 15 साल, जैसे कि हमने अभी बात भी किया था। द एंटिटी इंटेंड्स टू होल्ड द एसेट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। यहाँ पे मेरा बिजनेस मॉडल क्या है कि मुझे होल्ड करना है 15 साल टिल मेच्योरिटी तक, और मुझे मिलेगा क्या, 1000 रुपए तो मिलेंगे 15 साल के बाद, प्लस मेरे को 50 रुपए इंटरेस्ट भी मिलेगा फॉर अनदर 15 years। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इसलिए सिचुएशन 1 में क्योंकि बिजनेस मॉडल क्या है, होल्ड टू कलेक्ट, और एसपीपीआई टेस्ट भी पास हो जाता है, तो इसलिए ये मेरा अमोर्टाइज कॉस्ट बन जाता है। सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि 9 साल के बाद एंटिटी को कुछ लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं इन एसेट्स को बेच दूंगा। याद रखिएगा,
ये क्लासिफिकेशन डिसाइड होती है एट इंसेप्शन। सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि 9 साल बीत जाने के बाद जब उनको लिक्विडिटी क्राइसिस आया तब उन्होंने सोचा कि मैं बेच दूंगा। आज की डेट में उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं उसको बेच दूंगा। इट वॉज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, कि पहले क्या था कि मैं 15 साल तक रखूंगा, तो मेरा एमोर्टाइज कॉस्ट था। सेकेंड सिचुएशन में भी क्योंकि एट द इंसेप्शन क्लासिफाई करने के टाइम पर जब मैंने एसेट परचेज किया था तब मेरी इंटेंट इसको सेल करने की नहीं थी। 9 साल के बाद, 8 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या इंटेंट रहती है दैट डजंट मैटर। आज की डेट में इंटेंट क्या है? टू होल्ड द एसेट। इसीलिए सेकेंड सिनेरियो में भी मेरा वो क्या बनेगा? एमोर्टाइज कॉस्ट ही, और उसकी क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगी। Sale was not expected on initial classification as such that instrument would still meet the hold to collect business model test, इसलिए वो amortized cost होगा। अब ये amortized cost होता कैसे है? तो स्टैंडर्ड ने तो डिफाइन कर दिया कि जो इनिशियल ट्रांजैक्शनल वैल्यू है लेस प्रिंसिपल रीपेमेंट लेस इम्पेयरमेंट एड और लेस एनी क्यूमुलेटिव एमोर्टाइजेशन प्लस माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो मेरा एमोर्टाइज कॉस्ट बन जाएगी। और एमोर्टाइज कॉस्ट के लिए एक मेथड डिसाइड कर लिया, EIR मेथड। इनको याद रखिएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी एज वेल द एलोकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो EIR मेथड एक चीज है जो हम एग्जांपल के थ्रू आगे देखेंगे कि वो कैसे होता है। Transaction costs are incremental costs that are directly attributable to the acquisition or issue of any financial asset or liability। तो एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि amortized cost होता क्या है। तो गाइज आइए एक बार इसको amortized cost को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Entity A purchases a bond on stock exchange for ₹900। 900 रुपये में एक बॉन्ड परचेज किया है। फेस वैल्यू जिसकी थी 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का बॉन्ड था जिसकी फेस वैल्यू 1000 थी, वो हमने परचेज किया 900 रुपीज पे। ट्रांजैक्शनल प्राइस जो हो गया मेरा, क्योंकि मैंने 900 पे खरीदा था तो वो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस हो गया। ट्रांजैक्शन फी 900 रुपये के साथ साथ मैंने 10 रुपये की फीस भी लगाई टू एक्वायर एन एसेट। पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होना है? एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्वायर दी एसेट। ऐसे कुछ इशू एक्सपेंसेस भी अगर लगे हैं तो वो भी मेरा परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाता है। कूपन रेट क्या है इसमें? 5%, यानी कि 5% ऑफ 1000 जो बनेगा मेरा 50 रुपये। टू बी पेड एनुअली ऑन 31 ऑफ दिसंबर। हर कैलेंडर ईयर के एंड में उसको 50-50 रुपये मिलेंगे, यानी कि 5% मिलेगा। कब एक्वायर किया था? मई 2021 में, फर्स्ट मई 2021 में। और उसकी रिडेम्पशन डेट क्या है? 31 दिसंबर 2025, यानी कि 2021 में किया था और 2025 में ईयर में जाके वो रिडीम होगा। तो आइए इस एक बारी एग्जांपल को देखते हैं कि एमोर्टाइज कॉस्ट कैसे होगा और EIR मेथड कैसे कैलकुलेट होता है। सो गाइज ये हमने टेम्पलेट पहले से ही तैयार कर रखा है ताकि इजी हो जाए हमारे लिए समझना। अब 1 मई 2021 को हमारे पास अभी हम देख रहे हैं कि हमारे कैश फ्लोज ईयरली कैसे आएंगे, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन प्राइस क्या लिया था? 900 रुपये पे किया था। 1000 रुपये जिसका फेस वैल्यू था उसको एक्वायर किया था बॉन्ड को। तो मेरे पास से पहले साल में इनिशियली 1 मई को क्या गया? 900 रुपीज़। इसके साथ साथ मैंने एक ट्रांजैक्शन फीस भी लगाई थी जो कि थी 10 रुपीज़ की। अब हर साल में मेरा कूपन रेट क्या था? 5% ऑफ 1000 एग्जाम्पल में भी दिया था, यानी कि 50 रुपये हर साल मुझे मिलेंगे। तो ये मुझे 50 रुपीज़ एवरी ईयर मिलेंगे। और लास्ट में जाके एक मुझे प्रिंसिपल जो 1000 रुपये था वो भी मिलेगा। तो गाइज ये तो हो गए मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज जो मेरे ईयरली ब्रेकअप हो गया कि 900 रुपये स्टार्टिंग में पे किया था, साथ में 10 रुपये की फीस भी लगी थी ट्रांजैक्शन फी उसको एक्वायर करने की। 50 रुपये हर साल मुझे मिलेंगे 31 ऑफ दिसंबर को, और मेचोरिटी पे जाके मेरा प्रिंसिपल भी वापस आ जाएगा। तो अब वो कहता है कि EIR
रेट निकालना है, EIR मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना होगा। तो EIR अगर आप देखोगे तो एक्सेल में काफ़ी आसानी से निकल जाता है XIR के फॉर्मूला से, तो उसको समझते हैं। इज इक्वल टू XIRR। XIRR में वो सबसे पहले क्या कहता है कि वैल्यूज को पकड़ो, फिर वो कहता है कि रिस्पेक्टिव डेट्स को पकड़ो। तो मेरे कैश फ्लोज जो हमने ऊपर निकाले हैं हमारे एग्जांपल्स के हिसाब से वो ले लिया, सेलेक्ट करा, और फिर उसके बाद हमने ये रीपेमेंट डेट्स जो थी उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो कैलकुलेशन से मेरा क्या आ गया, ये 7.8%। 7.8% इज माय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि 2021 में मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था, मैंने 910 रुपए की फीस लगाई थी। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था उस टाइम पर, 910 रुपए। अब इस 910 रुपए पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा यूजिंग माय EIR मेथड, जो कि आ गया 71 रुपीज। लेकिन मैंने एक्वायर कब किया था उसको, मई 2021 में। तो ये जो रेट थी ये एनुअल रेट है, तो मुझे इसको प्रोपोर्शनेट करके मई से लेकर दिसंबर यानी कि 8 मंथ्स के लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो 910 इंटू माई EIR रेट डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 जो है मेरा इस साल का इंटरेस्ट लगेगा, वो है 47 रुपीज का, और 50 रुपए का मेरे को साथ में कैश फ्लो और मिल जाएगा। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, 907 रुपए आ गया। यही 907 मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस में मैं फिर से EIR मेथड पे EIR रेट लगाऊंगा तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये जो 71 है ये पूरे साल का रहेगा, क्योंकि हम ईयर 2022 में है। और मेरे को माइनस क्या करना पड़ेगा, अगेन 50, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मेरा 928। अब ये 928 फिर से मेरा ओपनिंग बन जाएगा, इसके ऊपर फिर से मैं इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा तो मेरा फिर से इंटरेस्ट आ जाएगा। इस इंटरेस्ट के बाद फिर से मेरे को कैश फ्लो 50 का जो हर साल कूपन रेट है वो डिसाइड हुआ था वो लेंगे, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब इस क्लोजिंग बैलेंस फिर से मेरा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग बनेगा, फिर से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और फिर मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी। और लास्ट ईयर में जाके दोबारा से मेरा ये इंटरेस्ट आएगा, लेकिन क्लोजिंग जो कैश फ्लो होगा वो होगा सम ऑफ क्योंकि इस साल में मुझे प्रिंसिपल भी है और मेरा इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये जाके मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाता है। तो गाइज ऐसे मेरा ये कंप्यूटेशन होगी फॉर दी एमोर्टाइज कॉस्ट। एमोर्टाइज कॉस्ट का हमने एग्जांपल देखा। तो आइए अब वापस चलते हैं अपनी क्लासिफिकेशंस पे, प्रीवियस स्लाइड्स पे। तो हमने क्या वहाँ पर क्या देखा था, EIR रेट कैसे निकाला था, XIR का फॉर्मूला यूज करके ऑन दी एक्सेल फाइल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या था, इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यानी कि 900 रुपये पे परचेज किया था और 10 रुपये की ट्रांजैक्शन फीस लगी थी। तो गाइस फिर से एक बार ही देखते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या थे मेरे, 3 टाइप्स में क्लासिफाई होंगे। एमोर्टाइज कॉस्ट, जिसको हमने देखा कि बिजनेस मॉडल होना चाहिए होल्ड टू कलेक्ट, और SPPI टेस्ट पास होना चाहिए। अब आते हैं हम OCI पे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में। यहाँ पर क्या था, बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, और SPPI टेस्ट होना चाहिए। तो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखते हैं कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI होता क्या है। OCI क्या होता है, जैसे हमारे पास बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कुछ आइटम्स स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर दी हैं कि वो आइटम्स जो है हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही रिफ्लेक्ट होंगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगी। उसमें से कुछ आइटम है जो सब्सिक्वेंटली रिक्लासीफाई हो जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में,
लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी भी हैं जो स्टैंडर्ड बोलता है कि वो सब्सिक्वेंटली रिक्लासीफाई भी नहीं होगी, वो ओसीआई में ही रहेगी। तो पहले कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, नेचर ऑफ आइटम्स हैं जो स्पेसिफिकली ओसीआई में जाएगी, उसको समझ लेते हैं। गेन और लॉस ऑन हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या है, हेज होगा, नेट इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर गेन लॉस होगा, वो सारा का सारा मेरा ओसीआई में जाएगा और ये सब्सीक्वेंट पीरियड में रिक्लासिफाई हो जाएगा। नेट मूवमेंट ऑन कैश फ्लो हेजेस, हम एक सब्सीक्वेंट वीडियो और पुट करेंगे जिसमें हम हेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए आप समझ लिए कि अगर गेन और लॉस होगा ऑन अ हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट, 3 टाइप के होते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट हेज, कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज। तो गेन और लॉस जो है हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी मूवमेंट होगी ऑन कैश फ्लो हेजेस, तो वो सारा का सारा मेरा कहाँ आएगा, ओसीआई में। ऐसे ही फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इलेक्ट कर लिया है कि ये कैटेगरी फेयर वैल्यू ऑफ थ्रू ओसीआई है, उसमें गेन और लॉस होगा तो वो भी ओसीआई में ही जाएगा। कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, तो वो भी ओसीआई में जाएगा। ये चारों की चारों टाइप्स जो हमने बात करे हैं एग्जांपल्स, ये सारे के सारे सब्सिक्वेंट पीरियड में रिक्लासिफाई हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब कुछ आइटम है जो रिक्लासिफाई नहीं होंगी, वो देख लेते हैं एक बार। रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस ऑन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, तो अगर आपने एम्प्लॉय बेनिफिट वाला सेशन इंडेस पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीमेजरमेंट क्या होता है ऑन डिफाइंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगा और नेट लॉस एंड गेन ऑन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इक्विटी सिक्योरिटीज होगा, तो वो मेरा रिक्लासिफाई नहीं होगा। तो इन एग्जांपल्स को आप याद ही कर लीजिए, थंब रूल है, स्टैंडर्ड में डिफाइंड है। तो ये कैटेगरीज हैं, 4 एग्जांपल हैं जो सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाके रिक्लासिफाई हो जाएंगे और ये 3 एग्जांपल्स हैं जो रिक्लासिफाई सब्सिक्वेंटली नहीं होंगे। अब इन ट्रांजैक्शंस पर जो भी मेरा करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स होगा वो भी ओसीआई में ही रिकॉग्नाइज होगा। अगर वो पीएनएल में कुछ एंट्रीज होती तो उनका भी कैपिटल ये करंट और डेफर्ड टैक्स जो है वो पीएनएल में ही जाता, क्योंकि ये आइटम्स ओसीआई में है, इसका करंट और डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में ही रिकॉग्नाइज होगा। तो ओसीआई फेयर वैल्यू, तो ओसीआई में हमने क्या देखा था, 2 फैक्टर्स कंसिडर करने थे। एक था बिजनेस मॉडल जो कि होगा होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल बिजनेस मॉडल, और दूसरा होगा कि सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मेरे कैश फ्लोज होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स वेयर द इन्वेस्टमेंट पीरियड इज लाइकली टू बी शॉर्टर देन मैच्योरिटी। हमने पहले क्या बात करा था, अगर तो इंटेंट है मैच्योरिटी तक होल्ड करने की तो वो होगा एमोर्टाइज कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर मेरी इंटेंट क्या है कि मैं उसको पहले ही मैच्योरिटी आने से पहले ही सेल कर दूंगा, तो इसीलिए बिजनेस मॉडल क्या है, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं या कोई और भी आप एसेट की बात कर लीजिए, जो भी होए, अगर वो मैच्योरिटी से पहले मेरी इंटेंट है उसको सेल करने की तो वो मेरा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एंटिटी ए हैज अ सरप्लस फंड ऑफ 10 मिलियन। ए हैज नॉट येट फाउंड सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आज के दिन पे उनके पास कोई परफेक्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सो इट बाइज मीडियम डेटेड 3-year मैच्योरिटी हाई क्वालिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम। आज की डेट में मुझे नहीं डिसाइडेड है कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सूटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो अभी डिसाइड करना है, लेकिन मीनवाइल मैंने 3 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे अपना 10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। इफ अ सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अराइजेस बिफोर द मैच्योरिटी डेट, the entity will sell the bonds and use the proceed for the acquisition of business operation। अगर बीच में मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अराइज हो जाती है और बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं इस गवर्नमेंट बॉन्ड को बेच दूंगा। तो मेरी यहाँ पर इस केस में इंटेंट क्या है कि एक तो है कि मेरे को सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट मिलेंगे, जो क्या है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पर बिजनेस मॉडल क्या है, इंटेंशन क्या है कि मैं बाद में उसको सेल कर दूंगा, यानी कि होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल।
तो इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो होल्ड टू कलेक्ट वाले मॉडल में नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंशन क्या है कि मैं मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही उसको बेच दूंगा। इसीलिए इसमें बिजनेस मॉडल क्या होगा, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल बिजनेस मॉडल। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्या था, बिजनेस मॉडल होगा होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, जो कि यहाँ पर है। और सेकंड क्या था, सोनली पेमेंट ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मेरे कैश फ्लोज होंगे, तो वो भी इसलिए मेरा एग्जांपल फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का बन जाता है। अब इसमें देखते हैं कि मेरा अगर तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है और वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अगर उसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम मेरा पीएनएल में जाएगा यूजिंग इफेक्टिव ईआईआर मेथड, जो हमें एग्जांपल के थ्रू देखा भी था, तो वो मेरा पीएनएल में जाएगा। अगर कुछ क्रेडिट इंपेयरमेंट और लॉसेस है, वो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी चेंजेस इन द कैरिंग वैल्यू अमाउंट ऑन रीमेजरमेंट टू फेयर वैल्यू, जैसे कि हमने देखा था कि वो ओसीआई में रिफ्लेक्ट होगा प्रीवियस स्लाइड में, तो ये ओसीआई में आ जाएगा। और बाद में जब वो फाइनेंशियल एसेट डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, उस टाइम पर जो भी मेरा क्यूमुलेटिव गेन और लॉस होगा वो रिसाइकिल हो जाएगा टू पीएनएल। अब इस केस में क्या होगा कि एंटिटी को दोनों चीजें ट्रैक करनी पड़ेंगी, एमोर्टाइज कॉस्ट भी और फेयर वैल्यू भी। तो जो भी मेरा अमाउंट फेयर वैल्यू पर है दैट विल बी रिफ्लेक्ट एज, जो भी मेरा अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है पीएनएल पे वो एमोर्टाइज कॉस्ट पर होगा, और जो भी मेरा फेयर वैल्यू फाइनेंशियल एसेट होगा वो मेरा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरा डेट इंस्ट्रूमेंट ना होके वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अगर तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो पहली तो डिफॉल्ट अप्रोच क्या है कि ऑल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। हमने एमोर्टाइज कॉस्ट के एग्जांपल्स में क्या बात करी थी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कैन नेवर बी ऑन एमोर्टाइज कॉस्ट, वो हमेशा फेयर वैल्यू में होंगे, और एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू दैट विल बी टेकन टू पीएनएल। ये तो होगी मेरी डिफॉल्ट अप्रोच। लेकिन एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कर ली गई कि अगर तो एंटिटी के पास एक ऑप्शन है टू मेक अ इररेवोकेबल इलेक्शन एट इनिशियल रिकॉग्निशन, कि मैं एंटिटी हूं, मैंने आज के दिन पे इसको डिसाइड कर लिया कि मैं इसको क्लासिफाई करूंगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, यानी कि इररेवोकेबल इलेक्शन एट इनिशियल रिकॉग्निशन, तब मैं उसको सीधा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मान लूंगा। और ये जो ऑप्शन है ये मेरा इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट होगा, केस बाय केस होगा। एक इंस्ट्रूमेंट को मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे भी लेके जा सकता हूँ, और एक इंस्ट्रूमेंट को मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे भी लेके जा सकता हूँ, वो एंटिटी की चॉइस है, उसके पास ऑप्शन है, बट दिस इज एन इररेवोकेबल इलेक्शन। जो भी सब्सिक्वेंट चेंजेस होंगे, जैसे कि हमने बात करा, अगर तो वो ऑप्शन लिया गया है कि वो ओसीआई पे ही मेजर होगा, तो जो भी उसका सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू में चेंज होगा वो भी ओसीआई में ही जाएगा। अगर कुछ डिविडेंड्स मेरे को मिले हैं तो वो जाके मेरे पीएनएल में बैठ जाएंगे, वो पीएनएल में रिफ्लेक्ट होंगे। इस कैटेगरी में जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इस कैटेगरी में जब वो डिस्पोजल में आएगा तो क्यूमुलेटिव चेंज जो होगा वो तो मेरा ओसीआई में ही रहेगा। जैसे हमने बात कर रहा था, ये रिक्लासिफाई नहीं होगा पीएनएल में। हमने कुछ आइटम्स भी देखे थे, वहां पे भी हमने यही बात करी थी कि एनी चेंजेस है वो मेरा पीएनएल में ही रहने वाला है। सॉरी, नेट गेन और लॉस ऑन फेयर वैल्यू अगर डेट सिक्योरिटीज है तो वो रिसाइकिल होगा, लेकिन अगर वो ओसीआई पे है लेकिन वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वो रिक्लासिफाई पीएनएल में नहीं होगा। एंटिटी अगर वो ओसीआई में ही रहेगा यानी कि वो रिसाइकिल नहीं होगा पीएनएल में, तो एंटिटी में ट्रांसफर अमाउंट बिटवीन रिजर्व्स बिटवीन इक्विटी में काफी हिट्स के रिजर्व्स होते हैं। एक होगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई रिजर्व्स और एक होता है मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ओसीआई रिजर्व से वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जा सकता है, लेकिन रहेगा वो फिर भी मेरा रिजर्व्स में ही, ओसीआई में ही, वो पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होगा। तो गाइस, दो कैटेगरीज हमने समझ ली। फाइनेंशियल एसेट्स क्लासिफाई होते हैं एमोर्टाइज कॉस्ट में, हमने वो एग्जांपल भी देखा एक्सेल में जहाँ पे हमने ईआईआर मेथड लगाया था, एक इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, जहाँ पे हमारे को दो चीज़ें देखनी है, बिजनेस मॉडल और एसपीपीआई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज।
अगर तो बिजनेस मॉडल है टू होल्ड दी एसेट, होल्ड टू कलेक्ट SPPIs, तो वो मेरा बन जाता OCI। अगर बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं SPPI है, तो वो मेरा बन जाता था फेयर वैल्यू थ्रू OCI। एक थर्ड टाइप भी था फेयर वैल्यू थ्रू PNL में हमने क्या बात करा था, अगर तो वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या फिर वो रेसिडुअल कैटेगरी है तो वो मेरा फेयर वैल्यू थ्रू PNL बन जाएगा। सो कंसिडरेशन इज फर्स्ट गिवन टू वेदर अ फाइनेंशियल एसेट इज टू बी मेजर्ड एट amortized कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अगर तो amortized कॉस्ट है तो वैसे क्लासीफाई होगा, वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो वैसे क्लासीफाई होगा, अगर नहीं तो जाके फिर वो फेयर वैल्यू थ्रू PNL होगा, क्योंकि ये रेसिडुअल कैटेगरी है। फाइनेंशियल एसेट क्लासिफाइड एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL इफ फाइनेंशियल एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर तो वो ट्रेडिंग के लिए हेल्ड किया है तो वो फेयर वैल्यू थ्रू PNL होगा। एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो डज नॉट क्लासिफाइड टू बी मेजर्ड एट amortized कॉस्ट और OCI। अगर वो amortized कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू amortized OCI पे अगर वो क्वालिफाई नहीं करता है तो वो मेरा क्या बन जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। ऐसे ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अगर तो वो हमने इलेक्ट नहीं किया है, इररेवोकेबल ऑप्शन नहीं लिया है टू प्रेजेंट इट एज OC, टू क्लासिफाई इट एज OCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो वो मेरा फेयर वैल्यू थ्रू PNL डिफॉल्ट अप्रोच में चला जाएगा। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग से मतलब क्या होता है कि सेल और रीपरचेज होगा इन द नियर टर्म, मतलब कि हम उसको बेच खरीद फरोख्त में लगा देंगे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग मेरी इंटेंट होती है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, डेरिवेटिव्स दैट हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड इन अ हेजिंग रिलेशनशिप्स। एक हमने वीडियो और अपलोड करी थी जिसमें हमने बात करी थी डेरिवेटिव्स की, कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है स्वैप, स्वैप में भी होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप, ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आपको डेरिवेटिव्स समझने में इजी होगा, नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए इस स्लाइड के पर्पस के लिए जो भी डेरिवेटिव्स हैं, इफ दीज हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड इन अ हेजिंग रिलेशनशिप, हेजिंग अगेन एक और सब्सिक्वेंट वीडियो अपलोड करेंगे तो समझेंगे कि हेजिंग रिलेशनशिप क्या होता है। अगर कोई भी डेरिवेटिव है एंड दैट हैज नॉट बीन डेजिग्नेटेड इन अ हेजिंग रिलेशनशिप, एग्जांपल्स देखते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, कमोडिटी फ्यूचर्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर ये सब है तो वो सीधा का सीधा मेरा फेयर वैल्यू थ्रू PNL में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दैट हैव द एंटिटी हैज नॉट इलेक्टेड टू अकाउंट फॉर एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अगर तो OCI में हमने इलेक्ट नहीं करा है तो वो सारा का सारा मेरा PNL में जाएगा। कंटिंजेंट कंसिडरेशन रिसीवेबल फ्रॉम अ सेल ऑफ बिजनेस, तो आइए एक बार ही समझते हैं कि ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन होता क्या है। यहाँ पर क्या है कि एंटिटी बी के पास 5 रिटेल चेन्स हैं, उसने एक रिटेल चेन एंटिटी सी को बेच दिया। अब बेचने के टाइम पर एज पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंटिटी बी ने बोला कि मैं आज जो प्राइस ले रहा हूँ वो तो लूंगा ही, कुछ एक एडिशनल कंसिडरेशन भी लूंगा 3 मिलियन का, अगर रिटेन सेल मीट द प्रॉफिट टारगेट्स ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर 3 साल में अगर प्रॉफिट टारगेट्स मीट हो जाते हैं तो 3 मिलियन और मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कंटिंजेंट, अगर तो प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ कंटिंजेंट कंसिडरेशन। तो इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, द टर्म्स ऑफ द कंटिंजेंट रिसीवेबल फेल्स द SPPI टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट कहाँ लिंक कर दी, ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच हैज बीन सोल्ड, मतलब मैंने पहले उसको बेच दिया है और मेरा कंटिंजेंट है उसके ऊपर, तो इसीलिए मेरा ये जो है ये फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे रिकॉग्नाइज होगा। अगर तो मेरा प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो वो मेरा SPPI जो कैश फ्लो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है डे 1 पर, इसलिए वो फेयर वैल्यू थ्रू PNL में क्लासिफाई होगा। तो गाइस एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लायबिलिटीज कैसे होगा क्लासिफाई, एट amortized कॉस्ट,
फेयर वैल्यू थ्रू OCI और एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अगर तो amortized कॉस्ट होगा तो दो इसमें फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। अगर तो बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट और SPPI कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास हो जाता है तो वो amortized कॉस्ट बन जाता है। अगर बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल और SPPI टेस्ट पास हो जाता है, दोनों कंडीशंस मीट हो जाती है तो वो बन जाएगा फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अगर ये दोनों ही नहीं है तो रेजिडुअल कैटेगरी में वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L में चला जाएगा, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वो मेरा फेयर वैल्यू थ्रू P&L में चला जाएगा। तो हमने फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर ली, ऐसे ही क्विकली देख लेते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज का भी। सो फाइनेंशियल लायबिलिटीज दो तरीके से क्लासिफाई होगी, amortized कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। यहाँ पर फेयर वैल्यू थ्रू OCI नहीं होगा। दो क्लासिफिकेशन टाइप्स है, amortized कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। P&L कब होता है? इफ इट इज हेल्ड फॉर ट्रेनिंग या फिर एंटिटी ने इलेक्ट किया है उसको फेयर वैल्यू पे थ्रू P&L पे क्लासिफाई करने का यूजिंग फेयर वैल्यू ऑप्शन। तो एक बार इसको भी समझते हैं, दो तरीके की है, amortized कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। फाइनेंशियल लायबिलिटीज दैट आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अगर कोई भी डेरिवेटिव्स है और उसको ट्रेड फाइनेंशियल लायबिलिटी है दैट आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इंक्लूडिंग डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव भी हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटीज दैट आर डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L और एंटिटी ये इनिशियल रिकॉग्निशन पे इलेक्ट किया हुआ है तो वो मेरा फेयर वैल्यू थ्रू P&L बन जाएगा। और अगर कंटिंजेंट कंसिडरेशन, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, अगर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंटिंजेंट कंसिडरेशन है तो वो भी मेरा फेयर वैल्यू थ्रू P&L बन जाएगा। तो एग्जांपल्स क्या हैं डेरिवेटिव्स के? इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। आप डेरिवेटिव वाली वीडियो देखेंगे तो और बेटर क्लैरिटी मिलेगी, या फिर वो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है तो वो मेरे एग्जांपल हो जाएंगे फेयर वैल्यू थ्रू P&L। हम लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। amortized कॉस्ट क्या होगा? जो ये नहीं होगा बाकी जो बचेगा वो मेरा amortized कॉस्ट पर होगा। जैसे कि हमने जब बात करा था एसेट्स में, तो amortized कॉस्ट में एसेट क्या होते थे? ट्रेड रिसीवेबल्स। वैसे ही यहाँ पर क्या है? ट्रेड पेएबल्स। वहां पर क्या था? इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर क्या है? बोरोइंग्स। तो ये मेरे एग्जांपल्स हो जाते हैं amortized कॉस्ट पे। amortized कॉस्ट हमने पहले ही एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है। सो गाइज इस वीडियो में यही एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फाइनेंशियल एसेट्स कैसे क्लासिफाई होंगे? तीन टाइप्स में। एट amortized कॉस्ट। amortized कॉस्ट कब होगा? जब बिजनेस मॉडल होगा होल्ड टू कलेक्ट और SPPI कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज होंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या थी? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। OCI कब होगा? जब बिजनेस मॉडल होगा होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल प्लस SPPI कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज होंगे। अगर ये दोनों नहीं होते amortized कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू P&L तो थर्ड कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो थर्ड कैटेगरी रेसिडुअल कैटेगरी होती है, जो होती है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। इसमें हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर होंगे तो वो भी वहां पर क्लासिफाई होंगे एज फेयर वैल्यू थ्रू P&L। फाइनेंशियल लायबिलिटीज दो तरीके से क्लासिफाई होंगी, amortized कॉस्ट पे या फिर फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे। फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे हमने देख लिया इफ इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या फिर वो इलेक्ट किया गया है टू बी डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और हमने एक बात करी थी कंटिंजेंट कंसिडरेशन की। बाकी सारे टाइप्स क्या होंगे मेरे? amortized कॉस्ट। तो गाइज ये क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू OCI P&L समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रेजेंट करते हैं तो पहले बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे ही मेरा बनता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो जब तक मुझे पता नहीं होगा कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा क्या, तो हम उसको प्रेजेंट भी वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें डिस्क्लोजर्स वैसे करनी है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कौन सा फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, कौन सा amortized कॉस्ट पे, या कौन सा फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। अगर आप हेजिंग की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी आए थे बीच में हेजिंग का, जो हम वीडियो अपलोड करेंगे हेजिंग की तब और बेटर क्लैरिटी होगी। वहां पर भी ये सारे के सारे टर्म्स दोबारा से यूज होंगे, तो बेटर होगा कि अगर आप इस वाली वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो और पुरानी वीडियोस डेरिवेटिव्स और लायबिलिटी, इक्विटी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली भी देखेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक्स अ लॉट।